मैं और मेरी छोटी बहन एक ही समय पर दो सिस्टम के साथ जागे। एक था क्लियरिंग सिस्टम, जो किसी भी चीज को मिटा सकता था, लेकिन उसके बदले बहुत ज्यादा फिजिकल स्टैमिना लगता था। और दूसरा था होर्डिंग सिस्टम, जिसमें बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस था। मेरी बहन बचपन से ही कमजोर थी, हल्की सी हवा चले तो गिर जाए ऐसी हालत। इसलिए मुझे उस पर तरस आया और मैंने सोचा कि आसान वाला होर्डिंग सिस्टम उसे दे दूं और खुद स्टैमिना खाने वाला क्लियरिंग सिस्टम ले लूं। लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अपोकलिप्स आ जाएगा। 4 साल की एक्सट्रीम ठंड और एसिड रेन, और हर जगह सड़कों पर जॉम्बीज। क्लियरिंग सिस्टम के भरोसे मैं जान लगाकर जॉम्बीज खत्म करता रहा, और कुछ ही दिनों में पूरे इलाके का सेवियर बन गया। सब लोग मुझे हीरो बोलने लगे। वहीं मेरी बहन बस शेल्टर के पीछे वाले कमरे में रहकर हर दिन सप्लाईज की रखवाली करती थी, जैसे कोई वेयरहाउस कीपर। फिर एक दिन एसिड रेन की बाट में डिफेंसेस टूट गए। मैं जॉम्बीज से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गया और गिर पड़ा। जब मुझे जिंदा रहने के लिए दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने सेफ हाउस का दरवाजा कसकर बंद कर लिया और कांच के उस पार से मुझे ठंडी नजरों से देखा। क्यों तुम हीरो बनो और मैं बस इनविजिबल वेयरहाउस कीपर रहूं? बेहोश होने से पहले आखिरी बार मैंने उसकी आंखों में सिर्फ जलन और नफरत देखी। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं उसी दिन पर वापस आ चुका था जब हमने सिस्टम्स जागे थे। इस बार मेरी बहन मुझसे भी तेज निकली और सीधे लाल क्लियरिंग सिस्टम वाले आइकॉन की तरफ बढ़ी। मतलब वो भी रिबॉर्न हुई थी। मुझे हंसी आ गई। उसने सिर्फ पिछले जन्म में मेरी हीरो वाली चमक देखी थी, लेकिन ये नहीं समझा कि उस सिस्टम की कीमत कितनी भारी है। हर बार इस्तेमाल करने पर इतना स्टैमिना खत्म होता था कि मेरा शरीर, जो मैंने 10 साल ट्रेन किया था, आधे दिन के लिए ऐसे गिर जाता था जैसे गंभीर बीमार हो गया हूं। और वो एक ऐसी लड़की जो पानी की बोतल भी ठीक से नहीं खोल सकती, अगर एक बार यूज करे तो 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। जैसे ही मैं संभला, उसने जल्दी से कहा, भैया, मुझे वो लाल वाला चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छीनने से डरता है, उसने तुरंत क्लियरिंग सिस्टम पर टैप कर दिया। उसे छूते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वाह, इस बार मैं हीरो बनूंगी। उसने मुझे घमंड और तिरस्कार भरी नजर से देखा। बेवकूफ भाई, तुझे अभी नहीं पता। सबसे स्ट्रॉन्ग पावर अब मेरे पास है। एक दिन तू मुझसे भीख मांगेगा। मैं धीरे से उस गोल्डन होर्डिंग सिस्टम की तरफ बढ़ा जिसे उसने छोड़ दिया था, और जानबूझकर पूछा, चिंग चिंग, पक्का तुम्हें वही लाल वाला चाहिए? उसमें तो लड़ाई झगड़ा है, बहुत थक जाओगी। लेकिन जिंग चिंग अब पूरी तरह पावर के नशे में थी। उसने बाल झटके और दिखावे में बोली, भैया, मैंने सोच लिया है। पहले तुम मुझे बचाते थे, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। गंदा और मेहनत वाला काम मैं करूंगी। वो गोल्डन वाला तो बेकार स्टोरेज जैसा लगता है। तुम जैसे केयरफुल इंसान के लिए सही है। तुम लॉजिस्टिक्स संभालना। मुझे बचाएगी। अंदर से मैं हंसा। असल में वो मुझे फिर से अपना टूल बनाना चाहती थी, जैसे पिछले जन्म में मैंने उसकी हर जरूरत पूरी की थी। मैंने बहस नहीं की और हल्के से गोल्डन सिंबल को छू लिया। 167 घंटे और 55 मिनट में अपोकालिप्स। एबिलिटी अनलिमिटेड स्टोरेज, बिगिनर लेवल। उधर जिंग छिंग इतनी एक्साइटेड थी कि उसने हवा में हाथ घुमाया और कॉफी टेबल पर रखा सिरामिक कप गायब हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने छाती पकड़ ली और हांफने लगी, लेकिन अगले ही पल पागलों की तरह हंस पड़ी। ये सच है, मेरे पास सच में पावर है। भैया, मैं थोड़ी थक गई हूं। जाओ, मुझे पानी लाकर दो, और मम्मी पापा का छोड़ा हुआ बैंक कार्ड भी दे दो। मुझे सप्लाईज खरीदनी है। उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी नौकर को आदेश दे रही हो। मैं उसे देखता रहा। वही बहन जिसने पिछले जन्म में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब फिर वही चाल चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, दफा हो जाओ। हवा जैसे जम गई। उसके चेहरे की मुस्कान पत्थर बन गई। क्या कहा तुमने? क्या इसलिए नाराज हो कि मैंने लाल सिस्टम ले लिया? मैं तो तुम्हें बचाने के लिए। निकल जाओ, मैंने दोबारा कहा, खड़े होकर उसे नीचे देखते हुए। और इस घर के पेपर्स मेरे नाम हैं। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं सामान लेकर निकलने के लिए। तुम पागल हो गए हो? ये पापा का घर है। मुझे निकालने का हक कैसे है तुम्हें?
मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। जब अपोकलिप्स आएगा, सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूं। अभी मुझे नाराज किया तो बाद में मत आना। उसे लगा मैं फिर पहले जैसा ही झुक जाऊंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे कोने में धकेल दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी? मैंने उसके कान के पास दीवार पर जोर से मुक्का मारा। वो डर कर चीख पड़ी और नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये पावर बस तुम्हारे बेकार कपड़े गायब करने के काम आएगी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। भूल गई, ये सिर्फ चीजें मिटा सकती है, खाना या कपड़े बना नहीं सकती। 7 दिन में तापमान -58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिना खाने और कपड़ों के चाहे पूरा बिल्डिंग मिटा दो, फिर भी ठंड और भूख से मर जाओगी। सपने देखना बंद करो। वो कांपने लगी। शायद उसने कभी ये सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी जिद में बोली, तो क्या हुआ? मैं चोरी कर लूंगी। कोई नहीं देगा तो मैं उन्हें ही गायब कर दूंगी। और तुम्हारे बेकार स्टोरेज का क्या फायदा? आखिर में तुम मुझसे ही भीख मांगोगे। देखते रहना। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ लक, मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा। अभी निकलो, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा। याद रखना, अभी भी कानून वाला समाज है। ट्रेसपासिंग इलीगल है। उसने मेरी पीठ की तरफ नफरत भरी नजर से देखा। ठीक है, इतना दिलहीन बन रहे हो तो बाद में मत रोना। जब अपोकलिप्स आएगा, देखना तुम अपने कचरे के ढेर के साथ कैसे बचते हो। एक दिन तुम मुझसे भीख मांगोगे। जिंग बूफान, पछताओगे तुम। मैं तुम्हें अपने सामने कुत्ते की तरह मरते देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं उससे टिककर खड़ा रहा और लंबी सांस ली। पहला कदम, आखिरकार इस एहसान फरामोश सांप से छुटकारा मिला। अब उसके धोखे के बिना मैं सही से अपोकलिप्स की तैयारी कर सकता था। मैंने समय देखा, 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे, ठीक 7 दिन बाद अपोकलिप्स शुरू होगा। मैंने तुरंत इस 8 करोड़ के घर को ऑनलाइन अर्जेंट सेल के लिए 20% डिस्काउंट पर डाल दिया। अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस मिलाकर मैं लगभग 11 करोड़ कैश इकट्ठा कर सकता था। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा डूम्सडे फोर्ट्रेस बनाना था जो -70 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम ठंड सह सके, ज़ॉम्बी हॉर्ड्स को रोक सके और साथ ही लाइफ टाइम के लिए एनफ सप्लाई स्टोर कर सके, तो ये पैसा बिल्कुल भी काफी नहीं था। मैंने तुरंत बैंक को कॉल किया और अपनी कंपनी शेयर्स और इस घर दोनों को मॉर्गेज कर दिया। फिर मैंने कई प्राइवेट लेंडर्स से कांटेक्ट किया और ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड से जितना क्रेडिट मिल सकता था सब कैश आउट कर लिया। सिर्फ एक दोपहर में ही मेरे लिक्विड फंड्स लगभग 16 करोड़ तक पहुंच गए, बस शुरुआत करने लायक। बैंक अकाउंट के नंबर्स को देखकर मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ अर्जेंसी महसूस हुई। अपोकैलिप्स में पैसा सिर्फ बेकार कागज होता है, असल मायने सिर्फ सप्लाईज के होते हैं। मैं अपनी ऑफ रोड गाड़ी लेकर सीधे उस अबैंडन्ड मीट प्रोसेसिंग प्लांट के कोल्ड स्टोरेज एरिया पहुंचा, जिसे मैंने पहले ही स्काउट कर लिया था। ये जगह पहले शहर का सबसे बड़ा मीट रेफ्रिजरेशन बेस था, लेकिन ओनर के बैंकरप्ट होकर भाग जाने के बाद सालों से बंद पड़ा था। लोकेशन रिमोट थी, चारों तरफ खुली जमीन, डिफेंड करना आसान और अटैक करना मुश्किल। पिछले जन्म में इस जगह पर एक गैंग ने कब्जा कर लिया था और इसे सबसे बड़ा सर्वाइवर बेस बना दिया था। इस बार ये मेरा होगा। मैंने पुराने केयरटेकर को ढूंढा और सीधे 20,000 कैश उसके हाथ में रख दिए। बोल दिया कि मुझे आधे महीने के लिए इसे रेंट पर चाहिए, एक टेम्पररी हॉरर थीम्ड एक्सपीरियंस वेन्यू सेट करने के लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस चाबी चाहिए। कैश का मोटा बंडल देखकर वो तुरंत मान गया और बिना झिझक चाबी दे दी। चाबी मिलते ही मैंने गेट लॉक किया और अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में चला गया। 2 साल से बंद होने के बावजूद 10 मीटर नीचे ये जगह अभी भी ठंडी और नम थी। पूरा स्पेस करीब 3,000 स्क्वायर मीटर का था और हाइट 8 मीटर। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम करंट स्पेस स्कैन करो। एक बार एंकर हो जाने के बाद ये जगह रियल वर्ल्ड ट्रांसफर स्टेशन बन जाती, जिससे मैं सिर्फ सोचकर चीजों को स्टोर और रिट्रीव कर सकता था। एंकर डन, लोकेशन सिक्योर हो गई। अब अगला काम था इसे भरना। मैं सीधे शहर के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल होलसेल मार्केट गया और पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी, जैसे कोई मैडमैन हो। मेरे एक्शंस ने जल्दी ही मार्केट में सेंसेशन
पैदा कर दिया। एक अकेला लड़का होलसेलर से भी ज्यादा अग्रेसिवली सामान खरीद रहा था। जल्दी ही मार्केट मैनेजमेंट का अटेंशन भी आ गया। मैंने पहले से एक्सक्यूज तैयार रखा था। बोला कि ये सब सप्लाईज रिमोट माइनिंग साइट्स के लिए हैं जो विंटर बंद होने से पहले साल भर का स्टॉक जमा कर रहे हैं। पैसा सही हो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं, इवन सबसे अजीब बात भी। उन्होंने खुद ट्रक्स अरेंज कर दिए डिलीवरी के लिए। रात होते ही पहली बैच ट्रक्स अबैंडन्ड प्लांट पहुंच गई। अनलोडिंग के बाद मैंने फिर से गेट लॉक कर दिया। कोल्ड स्टोरेज अब सप्लाईज के छोटे छोटे पहाड़ों से भर चुका था। मैं 5 मीटर ऊंचे राइस के स्टैक के पास गया, नीचे वाले बैग पर हाथ रखा और कहा, स्टोर। अगले ही सेकंड 50 टन चावल गायब हो गया। सिस्टम स्पेस के अंदर एक एंडलेस सफेद डायमेंशन में वो नीटली हवा में सस्पेंड था। अंदर टाइम फ्रीज था, कितना भी समय रहे फ्रेश ही रहेगा। मुझे एक अजीब एक्साइटमेंट महसूस हुई, लेकिन मैं भूला नहीं था 7 दिन बाद बिना हीट के सारा खाना पत्थर जैसा जम जाएगा। मैंने 10,000 टन स्मोकलेस कोल, डीजल, सोलर पैनल्स और जनरेटर्स ऑर्डर किए। मैं सिर्फ खाना स्टोर नहीं कर रहा था, मैं एक पूरी सेल्फ सस्टेनिंग फोर्ट्रेस बना रहा था जिसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी नहीं तोड़ सके। तभी मेरा फोन बजा। जिंग चिंग का मैसेज था, साथ में फोटो। बेचारा भाई घर से निकाला गया, अब इंस्टेंट नूडल्स खा रहा है। मैं अपने सीनियर के साथ न्यू लाइफ सेलिब्रेट कर रही हूं। अगर घुटनों पर आकर भीख मांगेगा तो शायद मैं एक रोटी दे दूं। मैं ठंडा सा मुस्कुराया, अच्छे से खा लो, ये तुम्हारा आखिरी प्रॉपर खाना है। मैंने रिप्लाई किया सिर्फ 3 वर्ड्स में, गरम कपड़े पहन लेना। फिर उसे ब्लॉक कर दिया। मैं आयरन वॉकवे पर खड़ा था, नीचे वर्कर्स काम में लगे थे। कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की, बॉस, आपकी रिक्वायरमेंट्स पागलपन है। 50 सेंटीमीटर एरोस्पेस इंसुलेशन, ऊपर से डबल लेयर बुलेट प्रूफ स्टील। मैंने बस इतना कहा, पैसे अकाउंट में है, 3 दिन में काम खत्म करो। अपोकैलिप्स के शुरुआती फेज में सबसे खतरनाक चीज जॉम्बीज नहीं होते, बल्कि इंसानों की नेचर होती है। जब भूख और ठंड लोगों को किनारे तक धकेल देती है, तब नॉर्मल दरवाजे कागज से ज्यादा मजबूत नहीं होते। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने सिस्टम यूज करके सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को तुरंत स्टोर किया और डिजाइन के हिसाब से परफेक्टली प्लेस सिर्फ 3 दिनों में पूरा कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह बदल गया कर दिया और सिर्फ एक ही एंट्रेंस छोड़ा गया जिसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा था। जब आखिरी कंस्ट्रक्शन व्हीकल गया, भारी आयरन गेट धीरे धीरे बंद हो गया। अपने स्टील फोर्ट्रेस के बीच खड़ा, चारों तरफ सप्लाईज के पहाड़ों से घिरा, मुझे एक बात साफ पता थी, ये अभी भी इनफ नहीं है। मेरे पास सिर्फ 5 लाख से कम पैसा बचा था और अब मैं नॉर्मल तरीके से और सप्लाईज नहीं खरीद सकता था। उसी रात मैं शहर के ईस्ट साइड के बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स पार्क गया। वहां कंटेनर्स के पहाड़ लगे थे जिनमें दुनिया भर से आए इंपोर्टेड गुड्स भरे थे। अपनी सिस्टम एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैंने चुपचाप कई हाई वैल्यू वेयरहाउसेस खाली कर दिया है। जब मेरी मेंटल स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो गई, तब जाकर रुका। जैसे ही मैं निकलने वाला था, कुछ ब्लैक ऑफ रोड व्हीकल्स अचानक वहां घुस आए। भारी भरकम आदमी उतरे और हैजर्डस सिंबल्स वाले बॉक्सेस उठाने लगे। मैंने सिस्टम स्कैन किया, टीएनटी, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, वेपन्स। मेरा दिल एक पल को रुक गया। ये ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग ऑपरेशन था। इन सामानों को देखकर मुझे पता था ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड बनेंगे। मैं चुपचाप वेयरहाउस के पीछे गया, दीवार पर हाथ रखा और सिस्टम एक्टिवेट किया। एक पल में अंदर के सारे एक्सप्लोसिव्स गायब हो गए। गैंग के लोग शौक में अपने खाली हाथों को देखते रह गए। कियोस्क का फायदा उठाकर मैं रात में गायब हो गया। काउंटडाउन, 24 घंटे। शहर अभी भी जिंदा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पुराने वर्ल्ड का आखिरी दिन है। कोल्ड वेव वार्निंग जारी हुई थी, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। मैं अपने फोर्ट्रेस लौटा और फाइनल प्रेपरेशंस शुरू कर दिए। सारे एंट्रेंसेस सील कर दिए गए, सप्लाईज सिक्योर कर दी गईं, सिस्टम्स चेक हो गए, सब कुछ रेडी था। अब बस अपोकलिप्स शुरू होना बाकी था। अपोकलिप्स शुरू होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। सड़कें कुछ ही पलों में
काली बर्फ में बदल गई और तेज भागती गाड़ियां आपस में जोर से टकराईं। आग लग गई, लेकिन अगले ही पल एक्सट्रीम ठंड ने सब कुछ जमा दिया। गाड़ियों के अंदर लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे जम चुके थे। कुछ ने ग्लास तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर की हवा से टकराए, उनके शरीर की सारी गर्मी पल में खींच गई। उनकी मूवमेंट्स फ्रीज हो गईं और उनके डर से भरे चेहरे जिंदा बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। टेम्परेचर तेजी से गिरता रहा, -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और अभी भी गिर रहा था। लेकिन मेरे फोर्ट्रेस के अंदर सब कुछ स्टेबल था, 24 डिग्री सेल्सियस पर वार्म और सेफ। मैंने अपना भारी कोट उतार दिया, सिर्फ एक हल्की शर्ट में। फिर मैंने परफेक्टली हीटेड वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद की एक गहरी सेटिस्फैक्शन मेरी जीभ से पूरे शरीर में फैल गई। आराम, सुकून। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी अपार्टमेंट में मेरी बहन महंगे ब्लैंकेट में कांप रही थी। हीटिंग सिस्टम फेल हो चुका था और टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे गिर चुका था। घबराकर वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, जबकि उसका साथी इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था जिससे वो खुद को गर्म रख सके। और धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा था कि अपोकलिप्स का असली डर अब शुरू हुआ है।